नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए नॉन टेक की सीरीज, और इसमें हम आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं नॉन टेक में, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी एसएससी के लिए रिलेवेंट है, वो सारे मैं आपको सीरीज में करवा दूं, ताकि जब आप पेपर को देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, हमने तो इतना अच्छा पढ़ाई की थी, फिर भी हम यहाँ पे नॉन टेक वाले पोर्शन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे टेलीग्राम पे भी लगातार हमें डायरेक्ट पर्सनल मैसेज आते रहते हैं कि सर हम टेक वाले पोर्शन में तो काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा नॉन टेक वाला जो पोर्शन आता है 50 मार्क्स का लगभग, उसमें हम 20-22 इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। जो बहुत क्लियर बच्चे होते हैं वो 25 तक जा पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लग जाता है टेक वाले पोर्शन को कवर करने में कि नॉन टेक में हम उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यहाँ टारगेट है एटलीस्ट जो भी बच्चा इस सीरीज को पूरी होल हेडेडली फॉलो करता है, वो कम से कम 30 का स्कोर जो है आउट ऑफ 50 को क्रॉस कर पाए, यानी कि 60% तो एटलीस्ट पार कर पाए। और अगर जो मैं चीजें आपको यहाँ पे पूरी सीरीज में बताने वाला हूँ, वो आप अगर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, प्लस आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं जहाँ हम लगातार क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, तो आई कैन मेक श्योर कि आप 35 भी टच कर पाए आउट ऑफ 50, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि टोटल 50 डेज लेफ्ट है एसएससी के लिए, तो आप अपनी कमर की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये लगातार बैक टू बैक इस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं नॉन टेक वाले पोर्शन पे भी, ताकि आपकी तैयारी जो हो रही है एसएससी के लिए उसमें कुछ भी छूटे ना। तो हम आपके साथ हैं, और अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं इस वीडियो के अंत में, तो कोशिश करिए कि आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा वेट ना करते हुए। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आज हम पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं अपना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 1947 में बनना शुरू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, ये इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो इसमें टोटल 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिए। 25 पार्ट्स 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था, ये इंप्लीमेंटेशन हो गया था इसका। लेकिन ये बन के तैयार कब हुआ था? इसकी जो बन के तैयार होने की डेट थी वो क्या थी? 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949, ये वो डेट थी जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसका कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 तारीख को, इस दिन ये इंप्लीमेंटेशन यानी कि फोर्स में आ गया था। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन ये सारे जो है वो एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से क्या है, 25 पार्ट्स में से जो 5-6 पार्ट्स हैं, जो कि लगभग आर्टिकल 60 तक कवर करते हैं। आर्टिकल 50 तक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। तो आज मेरा जो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 यानी कि पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 हम पूरा कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हम पूरा कवर करने वाले हैं। उसके बाद जब हम ये पूरा वीडियो कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें, ताकि हम लोग उन क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व कर पाएं। तो आइए आर्टिकल 1 देख। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो है, इसको हम भारत भी कहते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि आजकल इलेक्शन का क्योंकि मौसम है, तो यहाँ पे सब लोग, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, कोई सपोर्ट में है कि इंडिया को भारत बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भी लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है। तो चाहे हम इंडिया बोले या भारत बोले, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों ही इस देश के नाम है, ठीक है ना। और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के अलावा एक चौथा नाम भी है इस देश का। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को, जिसको भी पता है फोर्थ नेम क्या है इंडिया का, जो फोर्थ नेम है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के अलावा जो चौथा नाम है हमारा, वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, जस्ट टू चेक कि आप लोग कितने क्यूरियस हैं, आप हिंदुस्तान के बारे में कितना जानते हैं। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो ये आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि इंडिया जो है उसे भारत कहते हैं, और वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी कि ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और ये यहाँ पे याद रखिए आप, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट अ फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट नहीं है हम क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरल सिस्टम कहाँ पे चलता है? यूएसए में। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको जो बताता चल रहा हूँ, जो भी बोलता चल रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि सारा चीजें, मैं एक भी चीज ऐसी बताऊंगा नहीं जो पेपर के लिए रिलेवेंट ना हो। तो आप सबको कोशिश करिए कि नोट करते चलिए, या फिर अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, ताकि हम साथ में समझते चलिए, याद मत मारिए, रट्टा मत मारिए, समझिए। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि एक हमने पहले यूनियन बनाया, और यूनियन बनाने के बाद हमने स्टेट को पावर नहीं दी कि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। हमने बताया कि तुम हमारा पार्ट हो। हमने इस तरीके से ये सिस्टम बनाया कि ये लोग जो भी स्टेट्स हैं, जैसे कि आपको पता है पहले हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स है, हैदराबाद, जूनागढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। यूपी को हम यूपी नहीं कहते, तो उसके पहले उसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोविंसेस। तो हमने क्या किया, इन सारे स्टेट्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसमें हमने इनको बाध्य कर दिया कि ये क्या है? इस स्टेट यानी कि इंडिया का पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट्स अपनी मर्जी के साथ में नहीं आए हैं, बट इनको साथ में लाया गया है। वहीं पे क्या होता है? फेडरल स्टेट जो होता है, जैसे कि यूएसए है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे भी टोटल 51 स्टेट्स हैं, पर उन लोगों ने क्या किया? वो लोग साथ में आए और उन लोगों ने मिलकर बोला कि यार हम अकेले इतने छोटे छोटे हैं कि हम कुछ भी वर्ल्ड में कुछ बड़ा इंपैक्ट डाल नहीं पाएंगे। तो इसमें से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक पूरा फेडरल सिस्टम बनाते हैं, और इस तरीके से हम साथ में आ जाएंगे। तो हमारी जो, जैसे आपको पता है कि अगर एक उंगली है तो उसकी पावर नहीं है, पर अगर वो 5 उंगलियां मिल करके और मुट्ठी बन जाती है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये फेडरल स्टेट का मतलब यही है कि ये सारे के सारे जो अमेरिकन स्टेट्स थे वो साथ में आए, और उन लोगों ने आकर के क्या किया? एक फेडरल सिस्टम बनाया, ताकि वो लोग साथ में काम कर पाए और साथ में डेवलप कर पाए। तो वहां पे क्या है? सारे स्टेट्स ने साथ में मिलकर के डिसाइड किया कि हम फेडरल स्टेट बनाना चाहते हैं। जबकि इंडिया में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने डिसाइड किया कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, इन सबको मिला करके हम एक कंट्री बनाएंगे, या फिर हम एक देश बनाएंगे, नेशन बनाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम मोर देन इलेबोरेट कर दिया है। इससे ज्यादा कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो इससे सॉल्व ना हो। आर्टिकल 2 पे चलते हैं। आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू यूनियन। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट
into union और establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। यानी कि क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास ऐसी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐसी पावर दी गई है जिससे कि वो कभी भी नया स्टेट स्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमने कौन कौन से नए स्टेट स्टेब्लिश किए हैं, उत्तराखंड हो गया, हमारा तेलंगाना हो गया, या फिर हरियाणा हो गया। हरियाणा भी पहले नहीं था, हरियाणा क्या था, पहले पंजाब का पार्ट था। इस तरीके से हमने नए नए स्टेट जो है वो स्टेब्लिश किए हैं। तो पार्लियामेंट में बाई लॉ स्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, या फिर हम एडमिट भी कर सकते हैं स्टेट्स को अपनी नेशन में या फिर अपने कंट्री में। जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया था अपने देश में। सिक्किम जो था पहले वो इंडिया का पार्ट नहीं था, वो आज़ादी के बाद जो है सिक्किम के जो राजा थे उन लोगों से हमने कॉन्टैक्ट वहाँ पे क्या हुआ, हमने वोटिंग करवाई, वहाँ की जनता जो थी वो सिक्किम की वो हमसे मिलना चाहती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 2 हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी नए देश को, जैसे मान लीजिए कल को बांग्लादेश अगर इंडिया से मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 हमें पावर देता है कि हम एडमिट कर सकते हैं नए स्टेट्स को या फिर नई दूसरी कंट्रीज को अपने में मिला सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिक्किम को हमने मिलाया था अपने में और ये सारे जो थे हमने फॉर्म किए थे। तो इस तरीके से आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस भारत सरकार को लगती है कि सही है, उन पे वो या तो जो दूसरे देश है उनको अपने देश में मिला सकते हैं। यानी कि जैसे कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि पाकिस्तान हमसे मिलना चाहे तो हम उनको मिला सकते हैं अपने में, क्योंकि आर्टिकल 2 हमें इजाजत देता है। इस तरीके से अगर कल को हमें लगता है कि यूपी जो है जहाँ पे 25 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है और एक तरीके से पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन अकेले यूपी की है, तो अगर कल को हमें लगता है कि हमें यूपी को 4 पार्टों में डिवाइड करना चाहिए तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 2 हमें वो पावर देता है, कोई हमें रोक नहीं सकता इस चीज को करने में। ठीक है ना। तो आर्टिकल 2 ये कहता है, आप रट्टा मत मारिए, पर आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है समझाने का, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो मैं आपको इसलिए कोशिश करता हूँ कि एग्जांपल्स दूं ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। आइए आर्टिकल 3 की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में बोलता है, आर्टिकल 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्लियामेंट को 5 तरीके की अलग अलग पावर्स देता है। तो ये 5 तरीके की अलग अलग जो पावर्स हैं इनके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट बनाया ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएं। इसका शॉर्टकट का नाम क्या है, फिदा। तो फिदा का क्या मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज यानी कि चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, यानी कि हम जो बाउंड्रीज है स्टेट की उसको बढ़ा भी सकते हैं और बाउंड्रीज जो उनको घटा भी सकते हैं। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी कि अगर किसी स्टेट का कुछ नाम है उसको हम बदलना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, ये भी पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इस तरीके से आर्टिकल 3 जो है हमें भारत सरकार को यानी कि पार्लियामेंट को 5 तरीके की पावर देता है। कौन कौन सी 5 तरीके की, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। इस तरीके से 5 पावर जो है ये भारत सरकार को दी हुई है आर्टिकल 3 के तहत। तो आई थिंक आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी एज सच, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितना भी रिक्वायर्ड है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अच्छे तरीके से एलैबोरेट करता हुआ चल रहा हूँ। अब आर्टिकल 4 पे नजर मार लेते हैं। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 4 कहता है कि जो हमारा शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 4 है उसमें अगर हम कुछ भी चेंज लाते हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अगर हम चेंज करते हैं और उससे कोई भी इफेक्ट पड़ता है, किस पे इफेक्ट पड़ता है, शेड्यूल 1 पे और शेड्यूल 4 पे, तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर। यानी कि यहाँ पे हमें केवल एक सिंपल मेजोरिटी की जरूरत रहेगी। जैसे हम बिल पास कराते हैं कोई भी, अगर हम सदन से, हमें लोकसभा राज्यसभा से अगर पार्लियामेंट से कोई बिल पास कराना होता है तो हमें डिफरेंट टाइप्स की मेजोरिटीज चाहिए होती हैं। तो जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा वो काम करना, जैसे कि अगर मान लीजिए कल को हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन ही हटा दे, वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे ही ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें पहले 2/3 मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम बोथ दी हाउसेस। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से भी हमें मेजोरिटी ऑफ स्टेट जो है उनका सपोर्ट चाहिए, उनका अलग से सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, राजा है, और वो प्रेसिडेंट की जो राजा की उपाधि दी गई है, जैसे कि यूके में क्या है, राजा है, उस तरीके से इंडिया में प्रेसिडेंट है। तो वो जो प्रेसिडेंट है उनका मेन काम क्या है कि जो जो स्टेट्स हैं वो सही तरीके से गवर्न किए जा रहे हैं या नहीं। अगर स्टेट्स को कोई दिक्कत हो रही है तो वो कहाँ पे जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास बताएंगे अपनी बातों को, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करेगा उस बारे में, और उस चीज का हम एक उस चीज के ऊपर फैसला बना सकते हैं या फिर हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कैसे हम कंडीशन को बेटर कर सकते हैं। तो अगर हमें कल को प्रेसिडेंट की पोजीशन ही हटानी है तो वो कहाँ पे आएगा, आर्टिकल 368 के अंदर आएगा। उसके लिए हमें पहले 2 तरीके की मेजोरिटी चाहिए होंगी सदन से, यानी कि हमें पहले राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी चाहिए होगी। उसके बाद फिर हमें स्टेट से भी वो बिल पास कराना होगा, और फिर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम ऐसी कोई चीज पास कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने प्रेसिडेंट की पोजीशन ही हटा दी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो क्या है हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, जो कि केशवानंद भारती जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो फॉर्म में आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी वो टेस्ट करके देखा जाएगा उस एनविल पे, यानी कि उस पर रख करके सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो चेक करेगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो ये कानून बना रही है, सदन से जो बिल पास करा रही है कि हम प्रेसिडेंट की पोजीशन को ही हटा दें, तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से सही है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, फिर वो वीटो कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो इस तरीके से ये डिसीजन लिया नहीं जा पाएगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आर्टिकल 368 जो है वो कहाँ कहाँ पे काम में आता है। तो जब हमें कोई ऐसा बड़ा अमेंडमेंट करना होता है तो हम आर्टिकल 368 के अंदर काउंट करते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि इंडिया की एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने ये पहले ही बातें, ये चीजें पता थी कि जब यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है तो कई बार सरकार को ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, नए स्टेट्स फॉर्म करने पड़ते हैं, स्टेट्स के नाम चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है। ऐसा हमारे यहाँ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट वाला सिस्टम नहीं है ना चाइना में, कि हमने एक बार जो बोल दिया वो फाइनल है। तो इसमें से क्या है कि हमें जो जैसी ऐसी जरूरतें हमें नए नए बदलते हुए समाज के हिसाब से हमें चाहिए होती है, वो सारी की सारी फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में करने के लिए। तो ये हमारा आर्टिकल 4 जो है वो इसी को दर्शाता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके हमने कोई भी चीज की मतलब
हमने इन पांचों में से कोई भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए हमने फॉर्म किया नया स्टेट, या इंक्रीज और डिक्रीज किया हमने स्टेट का साइज, या फिर हमने चेंज की बाउंड्रीज स्टेट्स की, या फिर हमने नाम चेंज किया स्टेट का, या फिर आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है कि हमने कोई भी नया स्टेट जो है वो अपने अंदर मिला लिया, हमने कोई दूसरा स्टेट या फिर दूसरी कंट्री होती है हमने उसको इंडिया का पार्ट बना लिया, या फिर हमने कोई एकदम स्क्रैच से नया स्टेट बना दिया जो पहले था ही नहीं कभी। तो ऐसी चीजें करने पे क्या होता है, हमारे जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है, शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो शेड्यूल 1 में दी हुई है। तो क्या हुआ कि जब हम आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे तो शेड्यूल 1 में भी उसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, लिस्ट है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, तो उसमें भी क्योंकि इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से आर्टिकल 4 में क्लियरली मेंशन्ड है कि उसको हम एक सिंपल मेजोरिटी मानेंगे और हम उसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे पार्ट 1 में जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि आर्टिकल 1 2 3 4 चार ही आर्टिकल्स है पार्ट 1 में, मैं आपको बताता चलूं, तो अगर हम इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके कोई भी चेंज लाते हैं तो क्या वो आर्टिकल 368 के अंदर एक अमेंडमेंट माना जाएगा? तो आंसर क्या होगा इसका? नहीं, आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है, यानी कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उस वक्त सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी एक सदन में, वो जितने भी टोटल मेजोरिटी है उसका 1/2 कर दीजिए और +1, इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। यानी कि अगर मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ जैसे हमारे जो लोकसभा की है वो कितनी है 550, तो इसमें से आपको क्या चाहिए होगा 225 + 1, ये क्या हो गया हमारा सिंपल मेजोरिटी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे पास कराना रहेगा, तो ये सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाएगा और आर्टिकल 368 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा 4th शेड्यूल है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो 4th शेड्यूल में क्या आता है कि हमारे जो भी स्टेट्स हैं उसके अंदर कितनी कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की। जैसे आपको पता है कि हर स्टेट में राज्यसभा की सीटें फिक्स होती हैं और उनका मेंशन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए आपको पता है कि जो भी लोग चुन करके आते हैं वो स्टेट्स के थ्रू आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा क्या है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है हमारी स्टेट्स का। तो इस तरीके से अगर हम आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करके कुछ भी चेंज लाते हैं स्टेट्स के ऊपर, तो उसका इंपैक्ट शेड्यूल 4 पे ही पड़ता है। तो इसका भी यहाँ पर आर्टिकल 4 में मेंशन है कि अगर हम शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 इसमें कोई भी इंपैक्ट पड़ता है जब हम आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि ये सिंपल मेजोरिटी मानी जाएगी, ठीक है ना। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो। अगर आपको फिर भी डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप आकर के तुरंत हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वी विल मेक श्योर कि हम आपको रिप्लाई करें और आपके आंसर दें वहाँ पर। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लगातार क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं और बहुत सारे लोग उसका फायदा ले रहे हैं। हमारे पास लगभग 1.5 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप चाहें तो आप भी इस ग्रुप का पार्ट बन के और एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि एसएससी जेईई के स्टैंडर्ड्स के होते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ क्विज भी लेकर के आया हुआ हूँ और इसमें हम लोग देखेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि पहले एसएससी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया को डिस्क्राइब कैसे करता है? क्या वो बोलता है कि ये काशी फेडरल स्टेट, क्या वो बोलता है कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, या वो बोलता है कि इंडिया एक यूनिटरी स्टेट है, या फिर वो बोलता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स? आइए अभी आपको मैंने पहले ही इलेबोरेट किया था ये, और आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद है। तो यहाँ पे देखिए आप, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है ये? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें से कौन सा आंसर सही है इसका? फर्स्ट आंसर, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, ठीक है ना। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इन द पार्लियामेंट? तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 3 में क्या क्या था, फॉर्म न्यू स्टेट्स, इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेट, डिक्रीज द साइज ऑफ स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, अल्टर द एरिया ऑफ स्टेट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इन पार्लियामेंट? तो आई थिंक क्या होगा इसका आंसर, आर्टिकल 3। आप लोग चाहें तो एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं, आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट और अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, यानी कि फिदा। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन्हीं चारों आर्टिकल के थ्रू उनको सॉल्व भी किया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमें पता है कि आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास, आपको पता है, शॉर्टकट है, तो हम यहाँ फटाफट लिख लेंगे। फॉर्म कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, हम उनके नाम कर सकते हैं चेंज, उसको हम कहते हैं अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट तो हम कर सकते हैं, अल्टर द एरिया ऑफ स्टेट ये भी हम कर सकते हैं, अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट ये भी हम कर सकते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स ये काम नहीं कर सकते हम। ये कहाँ पर था, आर्टिकल 2 में मेंशन था, ना कि आर्टिकल 3 में। याद है आपको आर्टिकल 2 में क्या क्या था कि हम फॉर्म कर सकते हैं न्यू स्टेट्स और हम एडमिट भी कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कौन कौन से हम नए स्टेट्स को फॉर्म कर चुके हैं, यूके, तेलंगाना, उत्तराखंड, तेलंगाना और हरियाणा, ये नए स्टेट्स हम फॉर्म कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स और भी हैं, चलिए मैं आपको 2 और नाम बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड, भी बहुत सारे बचे हुए स्टेट्स के नाम। तो मैं चाहता हूँ जो बचे हुए उनका आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, आर्टिकल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4th। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एक्सटेंड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? तो ये कह रहा है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप वाली जो यूनियन टेरिटरी है वो किस स्टेट के कंट्रोल में आती है, किस स्टेट की हाई कोर्ट के अंडर में आती है जुरिडिक्शन उसका? तो दिल्ली तो देखिए, आप अगर एलिमिनेट करना चाहें तो दिल्ली तो पहले एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आपके पास बचे 3 और स्टेट्स। बॉम्बे आप एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से, क्योंकि बॉम्बे जो काफी दूर पड़ जाता है लक्षद्वीप से। आपके पास बचे 2 ऑप्शन, या तो आप केरला बताएंगे या तमिलनाडु बताएंगे। तो तमिलनाडु जो है वो दूसरी साइड पर जाता है, तमिलनाडु जो है वो लक्षद्वीप वाली साइड नहीं है, वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार वाली साइड है, अंडमान
तो ज्यूरिडिक्शन मेंटेन करने के लिए प्रॉक्सिमिटी बहुत जरूरी है। अगर वो पास ही नहीं होगा तो मेंटेन कैसे कर पाएगा ज्यूरिडिक्शन? तो इस वजह से केरला जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज भी है, और केरला हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते थे, आप मे बी एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए, क्या पता आप पहुंच सकते थे अगर आपका दिन अच्छा रहता। बट इट इज बेटर टू ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब जब हमने लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की बात करी ली है, तो हम और देख लेते हैं कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है और वो किस हाई कोर्ट के कंट्रोल में आती है। तो जैसे कि ये क्या है, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है वो भी इसमें मिल गया है। तो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन चलता है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के ऊपर। ठीक है, फिर हम अंडमान एंड निकोबार के ऊपर आ जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार, इसके ऊपर कौन सा हाई कोर्ट है? कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसके ऊपर अपना जुरिडिक्शन मेंटेन करता है, कंट्रोल कंट्रोल जो है वो मेंटेन करता है। इस तरीके से हम पुडुचेरी भी देख लेते हैं। पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है ये किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। ये कहाँ आता है? मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है ना? तो आई थिंक हमने जो जो मेन मेन जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स? ये तो हमने मेंशन कर लिया पहले ही, ये सब तो इरेलीवेंट है। नन ऑफ द अबव। इंडिया इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 कहता है साफ साफ क्लियरली, और हमने इसके ऊपर कई बार डिस्कशन कर लिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है तो आप बताइए। इट स्टार्ट्स विद के। कैपिटल का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। हिंट दे दिया मैंने आपको, इट स्टार्ट्स विद के। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज गिवन पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया? पार्शियल स्टेटहुड का मतलब क्या है? यानी कि वो यूनियन टेरिटरी है, वो यूनियन टेरिटरी है बट उसके पास क्या है? अपनी अपनी विधानसभा भी है। अपनी विधानसभा भी है उसके पास। तो अपनी विधानसभा होने के बाद भी वो यूनियन टेरिटरी है, तो उसको क्या कहते हैं? पार्शियल स्टेटहुड देना। तो विच इज द राइट आंसर? जिसका भी अपना चीफ मिनिस्टर होगा इसका मतलब वो राइट आंसर होगा। तो एक तो देखिए दिल्ली है, और दिल्ली यहाँ पे मेंशन नहीं है ऑप्शंस में। दिल्ली के सीएम केजरीवाल है, सबको पता है। दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल, सबको पता है। तो इस तरीके से इसको भी पार्शियल स्टेटहुड मिला हुआ है, बट दिल्ली क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरीके से कौन सी और दूसरी स्टेट है जहाँ पे ये सिमिलर पार्शियल स्टेटहुड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? वो क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी है। चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन उनका अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे क्या होते हैं? मेयर होते हैं। ठीक है ना? और दादरा और नगर हवेली जो है इनके पास भी अपनी जो विधानसभा है वो नहीं है। और यहाँ पे भी आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन याद आ गया मुझे। चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कौन था? चंडीगढ़ को डिजाइन किस आर्किटेक्ट ने किया था? हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सब सिविल इंजीनियर्स हैं, तो मेरी ये आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इसका आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कितने लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया करेंटली हैज, अरे इसका आंसर तो शायद आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिया है, बट स्टिल आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इंडिया करेंटली हैज, कितनी स्टेट्स हैं इंडिया के पास और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं ये जानना चाह रहा है। तो इंडिया के पास टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये तो आसान पार्ट था, ये तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये आसान पार्ट था। लेकिन इसमें से टफ पार्ट क्या है कि 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? तो इसका भी आंसर हम आपको दे देते हैं, इसलिए तो बैठे हैं हम, ताकि आपको जो हार्ड लगे वो हम आपके लिए आसान बना पाए। इट इज जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर ये कभी भी इसमें से कुछ पूछता है तो आप ये बता पाए। तो 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है हमारे पास इस वक्त प्रेजेंट टाइम में? तो पहले तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर नीचे की तरफ चलते हैं हम। जम्मू कश्मीर है, फिर हमारे पास लद्दाख है, लद्दाख के बाद हमारे पास चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। देन हमारे पास दिल्ली है, देन हमारे पास पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार है, दमन एंड दीव था, और प्लस दादरा एंड नगर हवेली, दोनों साथ में ही है अब, दादरा एंड नगर हवेली। उसके बाद हमारे पास लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है हमारे पास। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 टेरिटरी हैं। अब मेक श्योर करिए कि आपको इन सबके नाम याद रहें, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है ना? ओह, ये एक टफ क्वेश्चन आ गया है, बट कोई नहीं, हम साथ में मेहनत करेंगे और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट? अब ये बोल रहा है कि कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है इनमें से जो कि पावर देता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को क्या पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर भी कानून बना पाए। तो इसका राइट आंसर क्या है? उसके लिए अगर हम वहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ये आर्टिकल जो जो दिए हुए हैं यहाँ पे इनके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चारों ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये याद कर लीजिए, या अगर आप समझ सकते हो समझ लीजिए इस तरीके से ये काम करता है सिस्टम। तो आर्टिकल 259 क्या कहता है? आर्टिकल 259 कहता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा जैसा कि आपको पता है कि वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है। तो राज्यसभा के पास ये पावर है आर्टिकल 249 के अंदर कि अगर वो चाहे, उनको अगर लगता है, तो अगर राज्यसभा को ये लगता है कि कोई ऐसी नौबत आ गई है, कोई ऐसा काम पड़ गया है कि पार्लियामेंट को पावर देनी चाहिए कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी अपने कानून बना पाए, तो राज्यसभा ये पावर दे सकती है पार्लियामेंट को। और ये कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 249 में। इसको कैसे लिखेंगे हम? राज्यसभा गिव्स पावर टू पार्लियामेंट, राज्यसभा गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना? इस तरीके से आर्टिकल 250 क्या कहता है कि जब इमरजेंसी होगी, ड्यूरिंग इमरजेंसी
जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो कोई भी कानून बना सकता है इमरजेंसी जब लागू होगी इस देश में ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट विल हैव पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप बेयर एक्ट या फिर आर्टिकल 249 अगर आप गूगल पर डाल के सर्च करेंगे तो काफी लंबा आर्टिकल आ जाएगा और मे भी आपको समझने में दिक्कत है। तो इसमें से मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 लाइन में ताकि आप याद कर लें। आर्टिकल 252 क्या कहता है? या तो 2 स्टेट्स या फिर 2 से ज्यादा स्टेट्स अगर मिलकर के रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे स्टेट्स के लिए कोई कानून बनाएं, तो आर्टिकल 252 के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट्स के ऊपर कोई भी कानून बना सकता है। पर यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि जो स्टेट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं केवल उन्हीं स्टेट्स के ऊपर वो जो रूल बनाया जाएगा वो लागू होगा, बाकी स्टेट्स के ऊपर वो लागू नहीं होगा। तो इससे आप ये देखिए इतने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कितने दूरदर्शी थे। उनको पता था कि अगर मान लीजिए कि 2 स्टेट्स हैं यूपी और बिहार और वहाँ पे एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी सरकार ही है खुद ही, तो वो लोग तो कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई भी कानून बना दीजिए। अगर उसको हम पूरे देश के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते, सारे स्टेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते तो सारे स्टेट के साथ सही नहीं होता। तो इसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस पॉलिटिक्स को समझते थे, इससे उन्होंने सिस्टम बनाया कि जो स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे केवल उन्हीं के लिए सरकार कानून सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई कानून बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इनको और आप लिख लीजिए, इफ 2 और more than 2 states, if 2 or more than 2 states request parliament to make laws on state list subjects, then parliament can do so. Then parliament can do so. ठीक है, अब हमारा बच गया आर्टिकल 253। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ये तो पूछ रहा था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कौन सा आर्टिकल पावर देता है कि हम स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई भी कानून बना पाए। तो अभी तक जो हमने आर्टिकल 249 देखा, 250 देखा, 252 देखा है, ये तो कहीं नहीं बताता कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को हम कंप्लीट करने के लिए हम कोई भी कानून बना सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? सही आंसर क्या है इसका? आर्टिकल 253। तो ये आप याद कर लीजिए। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। आई थिंक आपको इस नॉन टेक वाले पार्ट पे काफी मजा आया होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग तो होता है और काफी सारे लोग पढ़ना भी चाहते हैं इस चीज को, लेकिन उनको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती। अदरवाइज ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको पूरी शिद्दत से फॉलो करें ताकि हम अपने गोल को जो 30 वाला बैरियर है वो क्रॉस करना आउट ऑफ 50 वो कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ और आप लोग मेरी हेल्प करिए। आप लोग मेरी हेल्प कैसे करेंगे? इस वीडियो को पूरा देखिए और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। एंड इट विल शो मी कि आप लोगों को ये मजा आ रहा है करके, और इस तरीके से मैं कंटिन्यू रखूंगा फिर आपका ऐसे का पेपर जब तक नहीं होता 50 दिन जो बचे हुए हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको पूरी वीडियो इस तरीके से पूरी सीरीज कंटिन्यू करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।